नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। 7 समंदर पार लंदन की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। राहुल पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने विदेशी धरती का इस्तेमाल देश को बदनाम करने के लिए किया है। उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने परदेश में जाकर न सिर्फ अपना सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की, बल्कि विदेशी मंच पर उन मुद्दों को भी उठाया और केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना की जिन पर देश में सियासत होती रही है। राहुल ने कैम्ब्रिज में भारत जोड़ो यात्रा, भारतीय लोकतंत्र, मीडिया, न्यायपालिका से लेकर मोदी सरकार की तमाम नीतियों पर चर्चा की। धार्मिक मुद्दों, पेगासस और कश्मीर का मुद्दा भी छेड़ा, लेकिन पाकिस्तान और खासतौर से चीन को लेकर जो बातें उन्होंने कही, उसने बीजेपी को राहुल की घेरेबंदी का एक बड़ा मौका दे दिया। बीजेपी नेताओं ने राहुल के बयान को देश का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल रखा है और राहुल के इसी बयान पर पलटवार की जिम्मेदारी आज संबित पात्रा ने संभाली और उन्होंने राहुल पर चुन चुनकर वार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल विदेश जाकर देश की छवि को बिगाड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पात्रा ने इटली के प्रधानमंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया तो हिंदुस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ रही है, लेकिन राहुल को सिर्फ बर्बादी दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने पेगासस और चीन से जुड़े बयानों को लेकर भी राहुल को कटघरे में खड़ा किया। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है, इसलिए विपक्ष को इतनी बड़ी शंका खड़ी हुई है। कांग्रेस को मोदी विरोधियों का साया भा रहा है। सवाल यह भी कि चीन और पाकिस्तान से प्यार है और मोदी सरकार से इसलिए तकरार है। क्या राहुल हिंदुस्तान की छवि को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं? राहुल का टारगेट और सियासी एजेंडा क्या एक तरह से कैम्ब्रिज में जाकर सेट होगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। कई सवालों पर हम ताल ठोकेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस मामले में अब तक की अपडेट एक बहुत ही छोटी सी रिपोर्ट के अंदर दिखाते हैं। जरा देखिए। Their idea is much more about the society being in harmony, because they've had massive tremors, right? They've had huge amounts of pain, they've had revolution, they've had civil war, they've had the cultural revolution. So what they don't want is that things go out of control, that things spiral out of control and disorder comes. चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए और हिंदुस्तान एक राष्ट्र है ये वो मानते नहीं है। There is me putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb some years back. जम्मू कश्मीर में जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई, ये निर्दोष लोगों के साथ अहिंसा नहीं थी, इनके साथ हिंसा थी, तभी उनको मार दिया आतंकवाद। और राहुल गांधी के दिल के अंदर से अहिंसा थी, इसलिए आतंकवाद ने तुम्हें छोड़ रहे हैं। In my view, Narendra Modi is destroying the architecture of India. So I'm not too bothered about 2 or 3 good policies that he's doing if he's blowing my country to smithereens or our country to smithereens. इटली की प्रधानमंत्री ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट लवेबल पर्सनालिटीज इन द होल वर्ल्ड। Myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी बाद में जो महामहिम राष्ट्रपति बने, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी कह रहे थे मेरे कमरे को बग कराया है कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मंत्री ने, चिदम्बरम साहब। ये तो आप अपने घर के अंदर कर रहे थे।
और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेहमानों का परिचय पहले मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला साहब स्टूडियो मौजूद हैं। शहजाद जी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभय जी आपका भी बहुत स्वागत। डीके दुबे साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुबे जी आपका भी बहुत स्वागत। और अचल मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, देश और विदेश दोनों से जुड़ी हुई उनकी समझ का लोहा पूरी दुनिया और देश मानता है। बहुत बहुत स्वागत मल्होत्रा साहब आपका भी। लेकिन सबसे पहले मैं अभय दुबे साहब आपके पास आना चाहता हूं। आप तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ लंबे वक्त तक रहे हैं, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को आपने आयोजन भी करवाया, उनमें शामिल भी रहे हैं। और चीन को लेकर राहुल गांधी ने यहां क्या बयान दिया, यह आपके लिए मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते थे कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है, चीन हमारे यहां की कई हजार स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रहा है, यहां तक कि कर लिया है उन्होंने कहा। और वहां जाकर उन्हें यह याद आता है कि चीन तो बड़ा सद्भाव वाला देश है। ये इतना विरोधाभास, और वो भी 7 समंदर पार। राम मोहन जी, राहुल गांधी जी आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर अपना लेक्चर वहां ले रहे थे, और मैं करोड़ों दर्शक जो राम मोहन जी का प्रसिद्ध शो देखते हैं, वो उनसे अनुरोध करता हूं कि राहुल जी का कन्वर्सेशन जरूर सुनिएगा। बहुत ही प्रभावशाली कन्वर्सेशन था, और उन्होंने कहा कि कंपैशन और अफेक्शन के साथ, संवेदना के साथ, प्यार के साथ लोगों की बात सुननी चाहिए, गहराई से उसको समझना चाहिए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो कंपैशन नहीं दिखाया, वो अफेक्शन नहीं दिखाया। नहीं तो बहुत आप अच्छी बता बात दीजिए कि की संदर्भ जो थे, प्रसंग संदर्भ दोनों बताने का मौका दे रहा हूं। चीन के विषय में उन्होंने क्या कहा, आप समझा दीजिए। मैं समझा रहा हूं। उन्होंने चीन के विषय में ये कहा, उन्होंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दो जो ध्रुव हैं विश्व के आज की तारीख में, अमेरिका और चाइना, उसमें क्या अंतर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है इंडिविजुअल लिबर्टी सेंट्रिक उसका आइडिया है, वो लोगों नागरिकता की आजादी की बात करता है, और चीन का वो आइडिया नहीं है। चीन का जो सिस्टम है कोरेसिव है, मतलब वो बलपूर्वक, उसमें हो सकता है कि उनकी जो राहुल जी ने कहा कि हो सकता है उन्होंने जो सहा हो उसके आधार पर उनका वो सिस्टम बन गया। मतलब जब चीन की अप्रत्यक्ष रूप से उसकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को उन्होंने आलोचना की, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसके अपने पक्ष में बताते हैं। एक बात। दूसरी बात, आपको चीन के बारे में सुनना है, मैं तो हतप्रभ हूं कि ये सुनिए ये क्या कह रहे हैं महोदय जी। What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to... ये बयान सुना हुआ है। सुनिए अभय दुबे साहब, ये बयान सुना हुआ। आप राहुल गांधी का सुनाइए ना, क्या सुनाना चाहते हैं। मैंने राहुल गांधी के संदर्भ में सवाल पूछा कि उन्हें हार्मनी कहां दिख गई वहां। वो आपके लिए भी कहा उन्होंने, जो चैनलों का व्यवहार है, उन्होंने कहा कि जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है, इसलिए मीडिया का व्यवहार वो हो गया है जो सत्ता चाहता है, जो जनता चाहती है, जनता को दिखाया जाना चाहिए, वो नहीं है। ये भी बात उन्होंने कही। भारत के मीडिया में हार्मनी नहीं दिखती, चीन के स्वभाव में हार्मनी दिखती है। नहीं कहा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। यही तो आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि ये कैसा सद्भाव है कि उनके मुताबिक हमारे जवानों को जो शहीद कर जाए वो सद्भाव, जो 62 में हमारी जमीन ले जाए वो सद्भाव। अगर उस देश में इतना सद्भाव है तो फिर ये एलएसी पर दिक्कतें क्यों हैं? देखिए, झूठ परोस रहे हैं आप और भारतीय। मैं नहीं परोस रहा हूं, आपको क्लैरिफिकेशन का मौका दे रहा हूं कि हार्मनी को लेकर उन्होंने क्या कहा, आप समझा दीजिए। आप सुन लीजिए ना। अब जितना ज्यादा आप बोलेंगे मैं बोल नहीं पाऊंगा, या तो हार्मनी पे क्या कहा? मुझे बोलने, मुझे 10-20 सेकंड का अवसर दीजिए। जी। उन्होंने साफ कहा कि जो जिस प्रकार उन्होंने कहा प्लेनेट को अगर बचाना है तो हमको जो भारत का प्रजातंत्र है, जिस प्रकार भारत की डेमोक्रेसी काम करती है, उसी स्वरूप में अगर विश्व भर में हमको डेमोक्रेसी काम करेगी। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अमेरिका की भी प्रशंसा की कि वहां पर भी बहुत लिबर्टी है, तो हम इस प्लेनेट को बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट, ये हिंदुस्तान में और यूरोपीय देशों की तरह हिंदुस्तान में भी है, और इससे नुकसान क्या हो रहा है। देखिए, आज मैं सिर्फ 4-5 उदाहरण आपको देता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी ने चीन में जाकर ये कहा था कि 2014 के पहले भारत में जन्म लेने में शर्म आती थी। ये कैसा देश है, ये सुन लीजिए जी। ठीक है, नहीं लेकिन मैंने आपसे चीन पे जो सवाल पूछा, आप केवल उसका उत्तर देने के अलावा जयशंकर जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अगर आपको लगता है कि इनसे आपकी बात, इससे आपका डिफेंस मजबूत होता है। राम जी नहीं, डिफेंस नहीं। देखिए, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही।
उन्होंने तो सुनने की अच्छी तरह से सुनना लोगों को इस पर बात कही। मैं चीन के लिए सिर्फ 4 बातें रखता हूं। चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में कब्जा करके बैठा है। दौलत बेग ओल्डी के नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 16 कोनचेक स्टेंजी जो वहां के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 50 साल से जो पेट्रोलिंग पॉइंट 16 हमारे पास था, वहां पर नए बफर जोन बन गए, फिंगर एरिया में नए बफर जोन बन गए। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने पूरा का पूरा गांव बसा लिया। हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं? ठीक है, अब भाई दुबे जी जितनी बातें आपने कही है, मेरा ख्याल है कि राहुल गांधी जी को भी मुंह जुबानी याद होंगी, उन्होंने तो कई बार दोहराई है, लेकिन एक भी बात वहां नहीं कही, एक भी बात नहीं कही कि चीन का तेवर क्या है, चीन का काम करने का तरीका क्या है। राम मोहन जी, ठीक है, राम मोहन जी, अब मैं शहजाद पूनावाला को इस चर्चा में लेकर आता हूं। शहजाद पूनावाला साहब, वो कह रहे हैं कि वो तो जिस संदर्भ में बात कर रहे थे वो डायलॉग दूसरे संदर्भ में था। देखिए, ऐसा है कि ये आर्ट ऑफ लिसनिंग कम, ये आर्ट ऑफ लाइंग ज्यादा है। विदेशी धरती पर जाकर जिस समय पर भारत के बारे में ब्रिटेन के भी एमपी उन्हीं के पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत के कसीदे गा रहे हैं, जिस समय पर G20 की अध्यक्षता भारत में है, IMF कह रहा है कि पूरे अर्थशास्त्र के पटल पर अगर कोई उज्जवल सितारा है तो वो भारत है, तो उस समय पर एक भारत का सांसद ब्रिटेन की भूमि पर जाकर भारत की बदनामी का बेड़ा उठाता है, तो ये आर्ट ऑफ लाइंग है। और ये कोई पहली बार नहीं है। देखिए, चाइना का करेंगे गुणगान, पाकिस्तान के एजेंडे की चलाएंगे दुकान, यही तो बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। इसलिए मैं INC को, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चाइनीज प्रोपेगेंडा कहता हूं। अब अभय दुबे जी ये बताइए कि क्या राहुल गांधी ने ये नहीं कहा था कि हमारे सैनिकों की तवांग में पिटाई हो गई थी? अब उसको भी आप स्पिन देंगे, या वो भी ऑडियो सुनाऊं आपको? क्या ये सही नहीं है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि LAC पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाओ, चीन बड़ा ताकतवर है, हमारी स्ट्रेटेजी है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना बने और यही बेस्ट पॉलिसी है? क्या ये नहीं किया गया था? क्या ये हकीकत नहीं है कि बार बार विदेशी धरती पर जाकर एक तो भारत की बदनामी करना, एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते, एक पार्टी विशेष का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आना, गलवान पर सवाल उठाना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना, पुलवामा का दोष भारत पर डालना, तवांग में कहना कि सेना की पिटाई हो गई चीन के द्वारा, पीट कर आ गए चीनी हमें, और फिर बार बार डोकलाम में धोखा देना, ये एक उनका लंबा चरित्र बन चुका है। अब कुछ तथ्यों से अवगत कराता हूं अभय जी को। अभय, किसने टिया पंगनक डूम चैली जोरावर फोर्ट दे दिया था? किसके समय पर 600 स्क्वायर किलोमीटर की इंकर्जन हुई थी? ये मैंने नहीं, अपनी किताब में किसने लिखा है? फॉरेन सेक्रेटरी ने लिखा है, जो आपके समय पर वो करते थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे। क्या ये हकीकत नहीं है कि आपने RCEP में जाने की ऐसी तेजी दिखाई कि ट्रेड डेफिसिट बलून हो गया 33 गुना? क्या ये हकीकत नहीं है कि चीन के साथ आपका एक समझौता है जिसको आप कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं लाते? अब आते हैं दूसरी बातों पर जो राहुल गांधी ने कहा। देखिए, बाहर जाकर या देश में रहकर आप देश के बारे में कुछ भी कहना, यह अस्वीकार्य है। आप किसी राजनीतिक दल के बारे में निंदा कीजिए, चलता है, आप अपने राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधिए, चलता है, परंतु देश के बारे में और यही सुप्रीम कोर्ट के बारे में, यही संस्थाओं के बारे में जिसके ऑर्डर का स्वागत कल तक कर रहे थे, जब यही सुप्रीम कोर्ट पेगासस पर ऑर्डर सुनाता है तब उसको नहीं स्वीकारना है। जब इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फोन जमा करा दो, तब उसको फोन को नहीं जमा करवाना है। और कौन कर रहा है फोन टैपिंग की बात? वो लोग जिन्होंने 9000 फोन टैप कराए थे हर साल, ये उनकी RTI में जवाब आया था। जिनके प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खड़े होकर कहा था कि फोन टैपिंग कराना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। जिनके एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पर फोन की बगिंग कराना और रूम की बगिंग कराने का गंभीर आरोप लगाया था, वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आते हैं आखिरी बात पर। ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज, देखिए माइनॉरिटीज बड़े खतरे में है। अब बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में 180 में से 8 सीट पर सिकुड़ गई कांग्रेस पार्टी, और इससे 5 गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को उस इलाके में, उस क्षेत्र में मिली जहां पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, वहां का तो कोई असर नहीं पड़ा। और माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का नरसंहार किसके देखरेख में हुआ? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, ये सारे दंगे किसके देखरेख में हुए? मुंबई का दंगा जिसके लिए ये लोग उद्धव ठाकरे के स्वर्गीय पिताजी को दोषी मानते थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर बैठे हैं और आज वो सारी चीजें भूल गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि झूठ बोलना। और आखिरी लास्ट बात, पुलवामा को आतंकी हमला तक ना बताना, पुलवामा को कार बॉम्ब बताना, मतलब कि इस प्रकार से पहले तो इनके नेताओं ने कहा कि पुलवामा होम ग्रोन टेररिस्ट ने किया है, फिर कुछ लोगों ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है, सबूत बताओ, फिर कुछ लोगों ने कहा बालाकोट में चील कौवे मरे, और पुलवामा का दोष भारत पर डालकर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय पटल पर एक क्लीन चिट देना। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति का विरोध करते करते आज पाकिस्तान उत्तर देंगे आपकी बात, माउथपीस बन चुकी है और आर्ट ऑफ लिविंग लाइन कर रही है। अभय जी उत्तर दीजिए। राम मोहन जी, अपेक्षा करूंगा कि जैसे आप जी करते रहे पूरी शहजाद वाली बात में,
नहीं, आपने हर बार मैं बहुत ही सौहार्दपूर्ण चर्चा करता हूं, लेकिन जब आप सुन तो लीजिए 2014 के संदर्भ में चले जाते हैं इन बयानों को, अभी कैम्ब्रिज के हाल के बयान हैं, तब मुझे टोकना पड़ता है। इसके अलावा मैं नहीं टोकूंगा भाई जी, केवल ये आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं जी। प्लीज अब सुनिए, मैं वहां से प्रारंभ करता हूं। पेगासिस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या सुप्रीम कोर्ट की कमिटी ने नहीं कहा कि हमने 5 टेलीफोन में स्पावेयर पाया है, लेकिन हमको सरकार ने सहयोग नहीं किया क्योंकि सरकार पर्दा डालना चाहती थी। 17 मई 2019 रविशंकर प्रसाद जी ने पार्लियामेंट में क्या कहा? जवाब दिया उन्होंने कि व्हाट्सएप ने हमको शिकायत की थी, हमने उसको सर्टिन को दिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को, और उसने एडवाइजरी जारी की। उनने वनरेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश करके एडवाइजरी जारी की। क्यों जारी की? तब तक शायद रविशंकर प्रसाद जी को यह पता नहीं था कि देश की सरकार क्या गुल खिला रही है। दूसरा, इन्होंने कहा कि बॉर्डर रोड डेवलपमेंट का 7 मई 1960 को पंडित नेहरू ने बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। 15,000 किलोमीटर की रोड हमारी 6 देशों से लगती है। 48,000 किलोमीटर का रोड का नेटवर्क जब इनके राजनीतिक आका के राजनीति पैदा भी नहीं हुई थी, तब 48,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हम डेवलप कर चुके थे। ये बात इनको जाननी चाहिए। अब बात कर लीजिए, इन्होंने कहा कि विश्व के बड़े नेता, देखिए इनकी सोच पूरी मोदी सेंट्रिक है और राहुल जी की सोच जो है वो भारत सेंट्रिक है। वो भारत की प्रगति और समृद्धि के बारे में बात करते हैं और ये सिर्फ मोदी जी के लिए चिंतित रहते हैं, देश के लिए चिंता नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने जब से क्या हाल किया? आपने कहा विश्व के बड़े नेता। अच्छा बताइए, क्या डील हुई थी कि चीन के विदेश मंत्री से मिलने के पहले जयशंकर प्रसाद जी को यह बयान देना पड़ा कि हम चीन पर हमला कर सकते हैं क्या? वो तो बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे 1967 में नाथुला और चोला में सबक सिखाया, 400 चीनी सैनिकों को मारा। जब 71 डेज का स्टैंड ऑफ हुआ डोकलाम में, तब क्या कहा गया कि दोनों सेना अपनी अपनी जगह हट गई। लेकिन 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाउस में बताया कि वहां पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है। $100 बिलियन से अधिक का इंपोर्ट चीन से कर लिया। आपकी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट है कि हमारा एमएसएमई उस कारण तबाह हो गया। उन्होंने तो यह तक आरोप लगा दिया कि अवैधानिक रूप से चीन से इंपोर्ट किया जा रहा है और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने में भारत की सरकार रिलक्टेंट है। मतलब चीन की तरफ कौन है? एक तो क्लीन चिट दे देते हैं प्रधानमंत्री, ना कोई आया ना घुसा। 6 अगस्त को क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने दस्तावेज नहीं डाला था कि यूनिलैटरली चीन ने स्टेटस को चेंज किया है? क्या हमारे विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की तब नहीं कहा था कि चीन ने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज किया है? क्या बात करते हैं? हमने कैलाश रेंजेस को खाली किया, सारे लोग कितनी बढ़िया बात कर रहा हूं। मैं किसी बात को लेकर टोक नहीं रहा हूं, आपको जवाब शहजाद पूरा वाला देंगे। बस एक सेकंड शहजाद, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो बातें अभय दुबे जानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी के इतने सीनियर लीडर राहुल गांधी नहीं जानते। चीन का विषय आता है, वहां हारमोनी उन्हें दिखाई देती है। बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं, मेरा सिर्फ इतना सा सवाल था, और इसको अगर आप टोका टाकी माने तो ये करना पड़ेगा कि जो अभय दुबे बात कर रहे हैं यहां बैठ के, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी भी यही बात कहते हैं और विपक्ष के नेता हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार की आलोचना आपको करनी चाहिए। जहां कमी है वहां आईना दिखाना चाहिए, उसका उत्तर देंगे प्रवक्ता। लेकिन वहां विदेश में जाकर यह भाषा क्यों बदल जाती है? नहीं, राम मोहन जी, साहस है प्रधानमंत्री जी में नाम भी ले लें चीन का। उन्होंने तो क्लीन चिट दी। राहुल गांधी जी ने कैसे, आप सुनिए उसको, मैं तो आग्रह करता हूं आप सुनिए, तब आपको अंतर नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देश नहीं देखे उसको। वो ये कह रहे राहुल गांधी की कि वहां पर कोरेसिव, मतलब वहां बलपूर्वक शासन चलाया जाता है और अमेरिका में इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। मैं सिर्फ 5 उदाहरण देता हूं शहजाद वाला। एक सेकंड रुक जाइए, कश्मीर पे लंबा हो जाएगा। अभी रुक जाइए, मैं पुलवामा पे आऊंगा, फिर सेपरेट आऊंगा। अनुराग भदौरिया जी ने भी ज्वाइन कर दिया है, बस इसका जवाब दीजिए इसके बाद। अब देखिए, उन्होंने कहा आपने इसका जवाब चीन पे हो जाए, फिर आऊंगा पुलवामा पे। देखिए, आपने लंबी बातें रखी भाई अभय जी, आपने लंबी बातें रखी। एक तरफा डिबेट नहीं होती। आप आर्ट ऑफ लिसनिंग की बड़ी वकालत कर रहे तो सुन भी लीजिए। ये देखिए, ये है AK एंटनी जी का। India, many years as a policy on border, best defense is ठीक है शहजाद, आप बता चुके हैं इसको। बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर। इनके पूर्व जो है रक्षा मंत्री कह रहे हैं और अभय दुबे जी कह रहे हैं हमने तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। कौन झूठ बोल रहा है? ये अभय दुबे जी और AK एंटनी जी के बीच में तय कर लीजिए। अब दूसरी बात, अरे सर आप बीच में मत बोलिए, मैंने आपके एक भी बार बीच में नहीं बोला। और आपकी पहचान गाली वाले प्रवक्ता की नहीं है, आपकी पहचान अपने अन्य प्रवक्ताओं से अलग एक बुद्धिमान प्रवक्ता की है। कृपया करके गाली वाले प्रवक्ता की श्रेणी में ना आए, बुद्धिमान प्रवक्ता ही बने रहे।
मैं आपसे ये विशेष आग्रह करूंगा, आपका अनुज हूं, ठीक है, आपका अनुज हूं, आप मेरे भ्राताश्री है, इस लिहाज से मैं आपसे कहूंगा कि उस श्रेणी में ना जाए जिसमें आपके कुछ प्रवक्ता चले गए। अब मेरी बात पूरी सुनिए, अरे मेरी बात पूरी सुनिए और असहिष्णुता का परिचय ना दे। मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, सेना के विषय में क्या राहुल गांधी ने कहा था कि सेना पिट कर आई, उनकी पिटाई हुई तवांग में, हां या ना? जबकि इसके सारे प्रमाण सामने आ चुके हैं कि चाहे गलवान हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे तवांग हो, हमने हड्डी तोड़ रिस्पांस दिया है, हां या ना? क्या दिग्विजय सिंह ने खड़े होकर भारत की सेना से मनोबल तोड़ते हुए उनसे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, जिसके बयान के ऊपर राहुल गांधी को भी आकर कहना पड़ा कि यह बयान हमारा नहीं है? कार्रवाई क्या हुई दिग्विजय सिंह पर? बार बार सेना के मनोबल पर चोट करने का प्रयास किया गया, नहीं किया गया? और चौथी बात, देखिए आपको चीन में सद्भाव दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान में आपको आतंकी कभी नहीं दिखाई देता है। पाकिस्तान जो 370 का स्टैंड लेता है वही स्टैंड आप ले लेते हैं, पुलवामा पर जो स्टैंड पाकिस्तान का होता है वही स्टैंड आप ले लेते हैं। इसीलिए हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि विदेशी धरती पर जाकर ऐसा कौन सा करार है या दिल ऐसा कैसा बेकरार है कि पाकिस्तान और चीन का गुणगान करते हैं और भारत की बदनामी में लग जाते हैं? बस इतना ही सवाल है। आप मोदी जी की टीका टिप्पणी तो रोज ही कर रहे हैं देश में बैठकर। ठीक है, और अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनके पास चलता हूं। अचल मल्होत्रा साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन का तरीका है कि जब आप विदेश में बात कर रहे हैं तो कुछ विषयों को लेकर आपका संदर्भ क्या होना चाहिए? जो देश का स्टैंड है वो होना चाहिए या व्यक्तिगत जो आप सोचते हैं वो होना चाहिए? देखिए राममोहन जी, मैं तो प्रोफेशनली फॉर्मल डिप्लोमेट हूँ, सारी उम्र मैंने डिप्लोमेसी करी है। तो हमें तो यही सिखाया गया था कि चाहे वो डिप्लोमेट हो, भारत के एम्बेसडर हो, जब आप विदेश की धरती पे हैं तो आपका सबसे पहला काम यह है कि आप अपने देश की इमेज को अच्छे से अच्छा प्रोजेक्ट करें। अगर विदेश की धरती पे आपके देश का कोई क्रिटिसिज्म होता है तो उसे बहुत ही कोहेरेंट तरीके से लॉजिकली आप उसे काउंटर करें। और मुझे लगता है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है सब पे लागू होना चाहिए, क्योंकि हर भारतीय जो जब विदेश में होता है तो एक किस्म से वो भारत का एम्बेसडर ही होता है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट ना सिर्फ ऑर्डिनरी सिटीजन पे लगना चाहिए बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप पे भी लगना चाहिए। ये तो मैंने बताया कि एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट मेरा क्या सोच है, बट एज एन इंडियन सिटीजन मुझे ये लगता है कि अनफॉर्चुनेटली अब इतने सीनियर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बैठे हैं, शायद मुझसे नाराज हो जाएं, बट अफसोस की बात यह है कि हमारी जब हमारे लीडरशिप जब आज की तारीख में बोलती है, चाहे वो रूलिंग है चाहे वो ऑपोजिशन में है, वो नाप तोल के नहीं बोल रहे हैं। हम एक गाली गलोच के कल्चर में चले गए हैं। मैं बहुत से ऐसे रूलिंग पार्टी के भी लीडर्स को जानता हूं जो बाहर विदेश की धरती पे जब जाते हैं विदेशों में, तो वो सरेआम अपनी पिछली सभी सरकारों को डिमोलिश करने में लगे रहते हैं। उनका ये कहना है कि ये भारत का इतिहास जैसे मॉडर्न इंडिया का इतिहास एज इफ किसी एक पर्टिकुलर डेट से शुरू हुआ, उससे पहले जो है यहाँ कुछ भी नहीं था। तो दोनों तरफ से ही मुझे लगता है कि ये एक संयम बरतने की जरूरत है, एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने की जरूरत है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने क्या बोला, बट बहरहाल एज ए मैच्योर्ड उन्होंने थोड़ा मुझे लगता है कि बाहर जब वो बोल रहे थे तो जो मैंने पहले भी कहा कि बोलते वक्त सोच समझ के ही बोलना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने देश अपने एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपकी ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वो जब बाहर जाएंगे तो अपनी रूलिंग पार्टी की खामियां बताएंगे, अपने विरोधियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन ऐसे में देश की छवि पे कोई आंच आए तो थोड़ा सोच समझ के थोड़ा नाप तोल के बोलना चाहिए। That's number one. बट इम्पैक्ट की जहां तक सवाल है तो मैं यहाँ एक चीज और ऐड कर देना चाहता हूँ कि क्या इसका क्या इम्पैक्ट होगा। मुझे लगता है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वेस्ट में एक पहले से ही सिस्टमैटिक कैंपेन चल रही है। समय समय पे आपने देखा होगा जो हमारे बहुत ही क्लोज पार्टनर्स हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं, उनके वहां से भी रिपोर्ट्स आती रहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम को लेके। तो ये जो है फिर उसी में एक मूल सवाल इसी को लेकर था मल्होत्रा साहब कि जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा है वो इंडिया के हित में कभी नहीं हो सकता। वो हमारे हित का सोच के अपना एजेंडा सेट नहीं करते, उसी में अगर फंसेंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपने ये भी ठीक कहा, आपने ये भी पहले ठीक कहा कि ये दोनों तरफ दोनों दलों के लिए बराबर लागू होता है कि वो इस बात का ख्याल रखें। अनुराग भदौरिया जी को मैं लेके आना चाहता हूं इस पे चर्चा में। अनुराग भदौरिया साहब, कांग्रेस पार्टी जिनमें अपना भविष्य देख रही है, प्रधानमंत्री देख रही है भविष्य का, उनका चीन
पुलवामा, आतंकवाद, उग्रवाद पर क्या स्टैंड है आपने सुना होगा। समाजवादी पार्टी इसको किस तरह देखती है? देखिए, अचल जी ने कितनी अच्छी बात कही है और मुझे लगता है जो बात वो कह गए हैं वो सबको ध्यान से सुनना चाहिए था और पूरे हिंदुस्तान को सुनना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है भाई उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है या अपोजिशन पार्टी में। ये जब बाहर जाके दोनों लोग या खासकर रूलिंग पार्टी जब देश के बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं तो सवाल तो उठता ही है ना। आज इतना चीख चिल्ला रहे हैं तो जिम्मेदारी तो रूलिंग पार्टी की होती है कि वो लोग भी, जैसे अचल जी ने बताया, अब उसके कोड ऑफ कंडक्ट तो सबके ऊपर अप्लाई होता है। जब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की बातें करते हैं तो क्या उसमें कोड ऑफ कंडक्ट उनको याद नहीं आता? तब हिंदुस्तान की छवि याद नहीं आती? आज जो इस तरह की बातें होती हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट तो पोजीशन अपोजिशन दोनों पे लागू होता है, तो ये जिम्मेदारी उनको माननी चाहिए। अगर कांग्रेस ने मान लो बहुत अच्छा किया होता तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। कांग्रेस सत्ता में नहीं है, चाहे दिग्विजय सिंह ने कुछ बोला हो, चाहे एंटोनी जी का कुछ सुना रहे थे माइक में, चाहे उन्होंने कुछ बोला हो, वो सत्ता में नहीं है। जनता ने उनको सत्ता से हटा दिया है। उन्होंने गलत किया होगा कुछ ना कुछ, तभी तो जनता ने हटाया ना। अब उन्हीं की गलती को आप रोज रोज उसको टीवी डिबेट में और टीवी हर माध्यम से बोलते रहेंगे कांग्रेस ने किया, कांग्रेस वो किया, तो कांग्रेस को सजा देश की जनता ने दे दी है जी। अब सजा तो आपको मिलने वाली है क्योंकि आप भी उसी राह पे चलने की कोशिश में है। आप भी उसी राह पे चल रहे हैं कि पुरानी बातें 2014 के पहले की बातें सुना के। भाई आज बताइए ना 2023 में, 2022-23 में आपने ये बात तो 2023 की अभी की कर रहे हैं, 2 दिन पहले की, बहुत पुरानी है क्या? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं। तो ये जो बातें सुना पीछे, तो ये कहिए ना कि भाई हिंदुस्तान में जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी जो सेंटर में है ये लगातार देश की छवि खराब करने का काम करते हैं, तो दोनों जिम्मेदार हैं। और उसमें हमें लगता है कि जनता के सामने ये रखना चाहिए कि किसने सबसे पहले देश की छवि खराब करने की कोशिश की, ये भी सामने आना चाहिए। ठीक है। और जिम्मेदार पद पे बैठे कौन लोग हैं? नहीं, एक बात और है, जिम्मेदार पद पे कौन लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने विदेश की धरती पे जाकर हिंदुस्तान के बारे में बात की? इस पे भी रिसर्च होना चाहिए और इस पे भी बात होनी चाहिए। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, अगर आप सांसद को जिम्मेदार नहीं मानते हैं तो फिर तो किसी को आप जिम्मेदार नहीं मानते। मैंने कहा सारे पद जिम्मेदारी व्यक्ति है। अरे मेरी बात सुनिए ना, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। कौन लोग बैठे हैं? प्रवक्ता शहजाद नूराला आपकी बात का पूरी लिस्ट निकालिए ना। एक बात कह रहा हूं पूरी लिस्ट निकालिए, चाहे सांसद हो चाहे आम आदमी हो। अनुराग भदौरिया ने, राम जी मैं अपनी बात उत्तर दीजिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए अनुराग भदौरिया ने बहुत, मैं आ रहा हूं अभय जी आपके पास। अनुराग भदौरिया ने बहुत सुंदर बात रखी। जब कोविड का कालखंड आया और हम देशवासियों को कह रहे थे कि कोविड से सुरक्षा के लिए वैक्सीन लीजिए और देश में 2 आत्मनिर्भर वैक्सीन तैयार हुए, तो एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि नपुंसक बन जाएंगे और एक व्यक्ति ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाने का कहा। मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, परंतु कौन सी लाइट फ्लिकर होने लगी आपने देख लिया। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर अनुराग भदौरिया किस प्रकार से बोल पड़े और किस प्रकार से बिलबिला उठे हैं, इसी से पता चलता है कि किस प्रकार से देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने नहीं छोड़ा। और उस कालखंड में जबकि आपको वैक्सीन के प्रति हेजिटेंसी को गिराना था, उसको कम करना था, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर की तरह कहना था कि हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। एक नेता, देखिए मुझे लगता है चर्चा का कोई मतलब नहीं, मैंने सारी उनकी बातें सुनी, इनका सारा ज्ञान सुन लीजिए, वापस में रिस्पॉन्ड करने का एक एक करके बात रखते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की चर्चा में सुन रहे हैं, मैं रिस्पॉन्ड करने का समय दूंगा आपको, जितना उनको दूंगा बराबरी से आपको दूंगा। आप समाज के असली और ये तो 4 है 5 है सब इकट्ठे हुए हैं। हाँ, ये 4-5 सब इकट्ठे हो गए। अली बाबा 40 चोर, हम तो अकेले हैं, आप तो अली बाबा 40 चोर हैं। अब रुक जाइए, मुझे लगता है तीनों को समय दूंगा, बराबर दूंगा। ऑक्सीजन की कमी से एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। भाई आप रुक जाइए, आपकी साइकिल पे ब्रेक लगाइए और थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए। ऑक्सीजन की कमी से सुनने का भी धैर्य रखिए। आप सुनिए अनुराग भदौरिया जी, देखिए आपने जो बात कही उसका उत्तर ले लीजिए और मैंने पूरा सुना, खत्म होगा मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद जी। देखिए जब देश के सबसे क्रिटिकल मोमेंट में जब देशवासियों को एकजुट करना था और कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करना था, तो इसी दल के यहाँ पे बैठे हुए प्रतिनिधि खड़े होकर, भाई ऐसे बात नहीं हो सकती ना, मैंने तो सारी बातें सुनी है। अगर मेरी बातों को ड्राउन आउट करना है तो फिर मैं भी उनके बीच में बोलता रहूंगा, फिर हो जाए चर्चा। ऐसे नहीं होती चर्चा। जनता मेरी बातों को सुनने के लिए देखती है टेलीविजन डिबेट, इनके इस प्रकार के हस्तक्षेप के लिए नहीं देखते। आपके पास और अभय दुबे दोनों के पास जाना है, दोनों ही विपक्ष के लीडर हैं आप लोग। या तो आप इनसे बुलवा लीजिए या तो मेरी बात, मैं अपनी बात पूरी रखूंगा। कोरोना में बहुत से लोगों की जान भी गई थी, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसके आगे तो बढ़ने दीजिए चर्चा को। आप सुनेंगे तब ना, सवाल का जवाब भी तो आएगा ना। तो आएगा ना, कितने लोगों की मौत हुई? अरे आएगा, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक तो पैनल में ज्यादा विपक्ष के लोग हैं और मैं अपनी बात जब बीच में रख रहा हूं तो उसमें बीच में हस्तक्षेप हो रहा है और मेरा समय लगातार जो है उस प्रकार से नष्ट किया नहीं जाएगा। शहजाद पूनावाला जी, सबका नहीं, आपका पीसीआर भी कार्रवाई कर सकता है इसमें, एक एक करके ले सकती बातें। हाँ, ये
टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सा जिम्मेदारी का परिचय था जब लोगों ने उठकर देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठाया और कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है। नहीं, वैक्सीन तो आपने कर दिया। अब राम भाई आप बीच में बोल पड़ेंगे। बीच में नहीं बोल रहा हूं, आप तय कर लो, आप लोग मुझे आधा मिनट कब दे सकते हैं मुझे बता दो, फिर मैं पूरा मिनट दूंगा मैं, लेकिन इसके आगे भी तो बढ़िया बीजेपी के वैक्सीन के आगे। पर आप बीच में ऑर्केस्ट्रा की तरह आप वो बोलेंगे तो कैसे होगा भाई? नहीं, देखिए आप किसी बात को रिपीट करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा। नेक्स्ट 4 बार उन्होंने बीच में उनको भी रोका है, मैंने उनको भी रोका। अब मैं अपनी पूरी बात, प्लीज बोलिए। मैं अपनी बात फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि जिन लोगों को सुनाई नहीं दी है उनको सुनाई देना बहुत जरूरी है। जी। कोरोना की वैक्सीन के प्रति किसने ये दुष्प्रचार फैलाने का काम किया था? क्या ये राष्ट्र हित में था या राष्ट्र के खिलाफ था? क्या ये जिम्मेदारी भरा का एक परिचय था जब एक पूर्व मुख्यमंत्री खड़े होकर ये कहते हैं? दूसरी बात, उन्होंने, चलिए बाकी सब तो छोड़ दीजिए, देश की सुरक्षा को लेकर रामगोपाल यादव का ये बयान आया है, पुलवामा अटैक कॉन्स्पिरेसी टू फेच वोट्स, मतलब कि भारत की सेना और सैन्य बलों ने पुलवामा होने दिया और अपने 40 जवानों को शहीद किया ताकि बीजेपी को वोट मिल सके, मतलब कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए। आज मैं स्पष्ट तरीके से चाहता हूं एक बयान, क्या अनुराग भदौरिया इस बयान के साथ खड़े हैं या वो भारत की सेना और सुरक्षा बलों पर भरोसा रखते हैं और उनको यकीन है कि पाकिस्तान ने पुलवामा किया है? इस पर स्पष्टीकरण आना चाहिए। तीसरी बात, देखिए बार बार क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरने का काम, चाहे वो वैज्ञानिक हो चाहे वो सेना हो, इन पर सवाल खड़ा करना, संस्थाओं पर कंडीशनल कमिटमेंट रखना। चुनाव जीत जाए तब तो इलेक्शन कमीशन ठीक, ईवीएम ठीक, सुप्रीम कोर्ट ठीक, अगर हम चुनाव हार जाए या फैसला हमारे खिलाफ आ जाए तो चुनाव आयोग भी गलत, हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला गया। इस प्रकार का कंडीशनल कमिटमेंट नहीं हो सकता। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने 75 के दौर में इमरजेंसी लगाकर तमाम संस्थाओं को कुचलने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बहारुल इस्लाम कौन है जरा पूछिए अभय दुबे से। कभी वो सांसद बने और सांसद बनने के बाद उनको जज बनाया गया, फिर जज बनने के बाद उनको फिर से सांसदी का टिकट दिया। ये लोग जब संस्थाओं के विषय में बात करते हैं तो ऐसा लगता है मानो शैतान जो है वो कुरान और गीता का पाठ पढ़ा रहा है। इसीलिए अब अनुराग भदौरिया आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आप बात करें। मैं वापस चलूंगा। अनुराग भदौरिया, देखिए कमाल की बात है, मैंने एक सवाल पूछा और पूरा देश की जनता सुनना चाहती थी कि कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी से कितने लोगों की मौतें हुई, उस पर जवाब नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। मैं जवाब देता हूं, मैंने जवाब दे दूं इसका? अभी रुक जाइए बस, इसका जवाब दे दूं, तुरंत दे देता हूं, फिर इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो ना अनुराग, इसका जवाब ले लो और हमारे इसका जवाब ले लो। चाहता हूं तो उसका सवाल अनुराग इसका जवाब ले लो, इसका जवाब ले लो अनुराग, लोगों की मौतें हुई है, अनुराग इसका जवाब ले लीजिए ना। कोविड में लोग तड़प के हम लोग क्या, अरे भाई इसका जवाब ले लीजिए। किस तरह की लाशें और शमशान घाट पे देखने को मिली है, सबने देखा है। इसीलिए आपने बीजेपी की वैक्सीन बताई उसको, तक नसीब नहीं हो रही थी, इसीलिए वो बीजेपी की वैक्सीन थी। का माहौल था, ये सबने देखा है, लेकिन उसमें कोई चर्चा नहीं है। वैज्ञानिक और सेना की बात कर रहे हैं। अरे मैं पूछ रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका फेलियर है तो उसमें हम क्या कर ले? आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा क्या वैक्सीन से नपुंसकता हुई? क्या क्या अखिलेश यादव ने आज तक वैक्सीन ली, इसका एक तस्वीर जारी किया है क्या? सिस्टम पे उठाया, क्या अखिलेश यादव ने आज तक वैक्सीन ली है? इसका राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने वापस जारी किया है क्या? अभय जी के पास वापस जाता हूं, अभय जी के पास मैं वापस लौट कर जाता हूं। उनसे जुड़ा हुआ विषय है, फिर डीके दुबे साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन अभय दुबे साहब, ये जितनी तरह की बातें हुई, पक्ष की बात भी आपने, अचल मल्होत्रा साहब की बात भी सुनी कि जब आप विदेश जाते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी है। सांसद एक बहुत ही जिम्मेदार पद है और राहुल गांधी को तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि चीन को लेकर कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही कि सद्भाव है क्या? पुलवामा को लेकर सिर्फ यही कि वहां पर इंसर्जेंसी है, एक कार बॉम्ब था? ये स्टैंड तो क्लियर करने पड़ेंगे, तब तो देश की जनता विस्तृत रूप से आपको समझेगी और वोट करेगी। राम जी, देखिए अचल जी ने जो बात कही उसके आंशिक रूप से मैं सहमत हूं, लेकिन ये नैतिक दायित्व है कि भारत का जो एक विरासत हमारी है स्वस्थ प्रजातंत्री व्यवस्था की, अगर उसमें कमियां हैं तो ये हमको व्यक्त करनी ही चाहिए और उसको सुधारने, समालोचना की तरह भारत की सरकार ले। जहां तक पुलवामा का प्रश्न है तो भारत की सरकार ने आज तक भी ये जवाब देती है कि जांच जारी है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा था
कि हम कश्मीर में आर्टिकल 370 के बाद शांति स्थापित कर देंगे। इन्होंने एक वेबसाइट जारी लगाई थी 2021 में, कहा कि जितने कश्मीरी पंडित हैं उनके हम घर वापस देंगे। इनसे पूछिए एक भी घर क्या वापस दे पाए। इनसे जब पूछा गया कि कितने लोगों ने आर्टिकल 35 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदी, तो इन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ 7 लोगों ने खरीदी है, वो भी जम्मू के हिस्से में, कश्मीर के हिस्से में नहीं खरीदी। वहां पर माखनलाल बिंद्रू जो 90 के दशक में भी छोड़कर नहीं गए थे, उनकी नृशंस हत्या कर दी। रजनीवाला स्कूल टीचर की हत्या कर दी। राहुल भट्ट जो वहां पर स्थानीय निकाय में काम करते थे, उनकी हत्या कर दी। सरपंच अशोक पंडिता की हत्या। एक के बाद एक प्रधानमंत्री का एक ट्वीट तक नहीं आया। वहां आज कश्मीरी पंडित लोग आहत हैं। इनसे जब पूछा कितने ट्रांजिट कैंप आपने बना दिए, घर बना दिए, जो कांग्रेस पार्टी ने प्रॉमिस किए थे, वो पूरे के पूरे हमने 6000 बना दिए। तो समीक्षा में पता लगा कि 17% भी नहीं बनाए। नौकरी 3000 का प्रॉमिस किया था, 1700 नौकरियां। तो ये प्रॉमिसेस देखिए, आप जो बात गिना रहे हैं वो आप कई बार गिना चुके हैं और लगातार सतत गिना रहे हैं। मेरा प्रश्न इससे आगे का था कि भाई आप सिर्फ इंसर्जेंसी के तौर पर वहां देखेंगे कि टेररिज्म के तौर पर देखेंगे? आप अगर वहां पर यह जाकर कहते हैं कि चूंकि मैं अहिंसक व्यक्ति हूं और वहां जाता हूं तो बहुत से लोग मेरे साथ आ जाते हैं और मैं वहां झंडा फहराता हूं, बहुत से लोगों के हाथ में मैंने वहां तिरंगा देखा, लेकिन आप उसको इस तरह से देख रहे हैं कि जितने लोगों का आपने बताया ना मर्डर हुआ, ये सारे लोग हिंसक लोग थे जिनका मर्डर हो गया। और क्या ये आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित नहीं है? क्या पुलवामा पाकिस्तान प्रायोजित नहीं था? बहुत अच्छा सवाल किया और आपने अच्छा किया कि ये प्रश्न पूछा। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, ये देश के लोगों को गौर से सुनना चाहिए कि अब तक सरकार, प्रधानमंत्री जी अगर जाते थे तो शासकीय तंत्र 10-15 झंडे लेकर झंडा फहराने की बात करते थे। आज कश्मीर के लोगों ने राहुल गांधी जी की सद्भावना की यात्रा पर स्वतः ही झंडा थामा। यही वो चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं यही चाहता हूं कि कश्मीर के आम जन को जोड़िए। तो सर मैं यही देश का सवाल मूलतः यह है कि राहुल गांधी क्या पहले इस देश में नेता नहीं थे जब आपकी सरकार थी? तब भी वो सांसद थे, तब कश्मीर के अंदर ये झंडा लेकर क्यों नहीं चल देते थे? आपके सरकार के बड़े बड़े विदेश मंत्री क्यों नहीं जाते थे वहां कश्मीर में झंडा लेकर? या सद्भावना केवल तभी आपको दिख रही है जब चूंकि वहां पे 370 हट गई और वहां पर व्यवस्थाएं सरकार कह रही है कि उसने सुधारी है? उनका दावा यह है कि हमने चूंकि 370 हटाई, इसके बाद वहां पर झंडे फहराए जाते हैं, लाल चौक पर लोग सेल्फी लेकर आते हैं, अकेले राहुल गांधी थोड़ी गए। मैं बता रहा हूं क्या किया है 370 के बाद। नहीं, 370 के बाद नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये सद्भावना फैलानी थी तो 1947 के बाद से अब तक के साल थे आपके पास, ये सारी सद्भावना आपको अभी याद आ रही है। सुनिए ना हमने क्या सद्भावना फैलाई। मैं 10 सेकंड सिर्फ दीजिए जी। हमने ये नहीं किया कि जो पंडितों की हत्या का हत्यारा था 10 साल जिसने जेल में काटी, सैफुल्ला फारूक, जो अजहर मसूद से ट्रेनिंग लेकर आया, पाकिस्तान में रहता था, उसको अमित शाह साहब ने वार्ड नंबर 33 से टिकट दिया। तारिक अहमद मीर जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, आतंकवादी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली अपने यहां से टिकट दिया। तालिब हुसैन जो हमारे गृह मंत्री जी के साथ मंच साझा करता है, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। हमने कहा था मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर मत छोड़िए मोदी जी उसको, लेकिन इनको वहां पर पीडीपी के साथ सरकार बनानी थी तो मसर्रत आलम को छोड़ा और वहां पर आतंकवाद का तांडव हुआ। हम तो सामूहिकता से बात करते हैं। हमारी आलोचना नहीं समालोचना है प्रधानमंत्री जी उसके साथ। और ये क्रम किसने प्रारंभ किया? जो फोटो दिखा रहे ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इन्होंने कहा कि जो अलगाववादी नेता है वो स्टेक होल्डर है और उन्होंने ही नहीं कहा। अमित शाह अब आते हैं पॉइंट पे। देखिए अब एक एक करके मैं जवाब देता हूं। अब अभय दुबे जी ने कैसे अपने ही पार्टी के नेताओं का पर्दाफाश किया, मैं बताना चाहता हूं। अभय जी ने कहा कि पुलवामा की जांच खत्म नहीं हुई है, ऐसा स्टैंड भारत सरकार का है। तो फिर रणदीप सुरजेवाला ने कैसे कह दिया कि ये होम ग्रोन एक्ट ऑफ टेरर है? फिर किस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी ने खड़े होकर कह दिया कि पुलवामा में तो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ही शामिल है और की जांच होनी चाहिए। ये निष्कर्ष पर कैसे आ गए और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कैसे कर दिया इन लोगों ने? दूसरी बात, अरे बाकी सब तो छोड़िए, आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं। जब कश्मीर के विषय में 370 को हटाया गया तब अधीर रंजन चौधरी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि 370 तो हटाया ही नहीं जा सकता क्योंकि कश्मीर जो है वो भारत का आंतरिक हिस्सा नहीं है, आंतरिक मामला नहीं है, ये तो भारत और पाकिस्तान के बीच में द्विपक्षीय मामला है, इसलिए पाकिस्तान से पूछे बगैर 370 हटाया नहीं जा सकता। ये उनका स्टैंड है। चलिए मैं आपसे आगे पूछता हूं। ये पूरे देश में भ्रमण करते हैं और कहते हैं
कि दलित के लिए, दलित अधिकारों के लिए हम जो है सबसे ज्यादा उत्तेजित होकर बात करते हैं। जिस वाल्मीकि समाज का अधिकार 370-35 के बाद मारा गया और 50 से 60 वर्षों तक उसको अलहदा रखा गया, तनहा रखा गया, उसके अधिकारों को आज जो है सुनिश्चित किया गया 370-35 से हटाने के बाद, तो उसका विरोध कौन करता है? कांग्रेस पार्टी। और यहां तक कि दिग्विजय सिंह एक चैट में बोलते हैं पाकिस्तान पत्रकार के साथ कि हम सत्ता में वापस आएंगे तो इसको फिर से लागू करने का काम करेंगे। आज 370-35 से हटा है तो तिरंगा लाल चौक से लेकर लाल किले तक लहरा रहा है। और ये किसके साथ खड़े थे? उन लोगों के साथ जिन्होंने कहा 370-35 को छुआ तो तिरंगे के लिए कंधा भी नहीं उठा पाएंगे, वो कंधा भी नहीं मिलेगा। और मैं पूछना चाहता हूं अभय जी आपसे केवल एक चीज, देखिए उन्होंने बड़ा लंबा बोला, अरुण जेटली जी और अनुराग ठाकुर जी जब वो बीजेवाईएम के अध्यक्ष थे और अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता थे, तब वो एक यात्रा ले जा रहे थे कि लाल चौक में तिरंगे को लहराया जाए, तब उनको गिरफ्तार किया गया। और आज ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि राहुल गांधी तिरंगा लेकर निकलते हैं तो उनके साथ हजारों लोगों की तादाद वहां पर खड़ी हो जाती है और तिरंगा लहराती है। यही अंतर है कि एक समय पर आपके आईसिस के लहराते थे जो झंडे और आज तिरंगा लहराता है। आज एक समय था कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से यासीन मलिक को बिरयानी बुलाकर खिलाते थे प्रधानमंत्री कार्यालय में, आज उसको कॉलर पकड़कर उसको सजा दिलवाते हैं। यही अंतर है। मैं आपके पास यही अंतर काफी देरी से आ पा रहा हूं, इसके लिए मैं पहले आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चर्चा जो है सही दिशा में चल रही थी तो मैंने आना उचित नहीं समझा। लेकिन आप जरा यह बताइए कि ये जो भी चीजें घट रही हैं, सामान्य तौर पर भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी ये कह रही कि उनको बड़ा अच्छा इंपैक्ट मिला है, लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन ये तो स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे किसी भी नेता को जो अगर देश के प्रधानमंत्री के पद का दावेदार है कि उसके विदेश नीति को लेकर, खास तौर से हमारे पड़ोसियों को लेकर स्टैंड क्या है, ये बहुत क्लियर बताना पड़ेगा। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये क्लियरिटी से बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जब विदेश की धरती पर खड़े होकर बात कर रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए, विचार करके ही बात करनी चाहिए। आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को झुठला रहे हैं पेगासस के मामले में और ये कहते हैं कि हमारे फोन पर पेगासस था, दूसरी तरफ आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं साहब मीडिया जो है भारत की वो एकदम मोदीमय हो गई है, तीसरा आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का जो इंटेलेक्चुअल है वो मोदी जी का गुणगान कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है ये नहीं वो बता पा रहे हैं। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होगा तो स्वाभाविक है कि लोग उसके साथ जुड़ेंगे, उसका पक्ष लेंगे। अब आप जब इस तरह की बात करते हैं कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं विदेश की भूमि पर कि 2014 से पहले ऐसा था, तो 2014 से पहले ये सत्य नहीं है क्या कि भारत की छवि विश्व में किस स्टेटस पर थी? अच्छा, अब नई जब व्यवस्था आई है तो उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो ये कहे कि जो इमेज आपने बना रखी है, पहले से जो इमेज है भारत की, वो इमेज मैं तोड़ने आया हूं, अब मेरे आने के बाद वो गतिविधियां नहीं चलेंगी जो पहले चलती रहीं। अगर विश्वास नहीं दिला पाएंगे प्रधानमंत्री जी तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा, कैसे फॉरेन पॉलिसी चलेगी, कैसे विश्व के साथ हमारे संबंध बनेंगे? आपने कल ही एक बयान पढ़ा टोनी ब्लेयर साहब का, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर थे वो, और टोनी ब्लेयर साहब ने कहा कि मैं तो हतप्रत हूं कि यूएनएससी के अंदर भारत इस समय नहीं है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं। दूसरा उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही वो उन्होंने ये कहा कि आज से पहले भारत इतना सशक्त कभी नहीं था जितना आज समृद्ध और सशक्त भारत है। ये कहीं दूर नहीं कहा उन्होंने, अभी रायसीना डायलॉग में कहा, कल ही परसों की बात है। तो आप विदेश के जो नेता हैं, विदेश की जो धरती से लोग आ रहे हैं, वो तो हमारा प्रोजेक्शन कर रहे हैं और हमारा लीडर हमारी कमियों को पार्लियामेंट में उठाना उनका अधिकार बनता है। देश के अंदर जो उपयुक्त फोरम है उस पर कहना अधिकार बनता है और करना चाहिए क्योंकि आप अपोजिशन में हैं। लेकिन विदेशी धरती पर जब आप ये कहते हैं कि मेरे फोन पर पेगासस लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जब ये कह रहे हैं कि नहीं मीडिया हमारे पक्ष में नहीं बोल रही, जो मीडिया को करना चाहिए वो नहीं कर रही है, मीडिया भी एक पक्ष में चली गई, तो ये विचार करने की बात है कि क्यों चली गई। ये विचार करने की बात नहीं कि चली गई तो साहब वो सब निगेटिव हो गया और भारत की डेमोक्रेसी पर खतरा हो गया। आप डेमोक्रेसी संभाल नहीं पा रहे हैं। एक समय वो था कि यात्राएं निकलती थी, रास्ते में गिरफ्तारियां होती थी। आज सिचुएशन ये है कि ये पैदल जा रहे हैं, भारत सुरक्षित है और लाल चौक पर भी झंडा फहराने में समर्थ हैं और लाल चौक पर लोग आ रहे हैं। ये विचार क्यों नहीं किया गया कि आज सिक्योरिटी की अलग से जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन एक समय था जब गिरफ्तारियां करनी पड़ती थी सिर्फ इस बात के लिए कि वहां पर आतंकवादी हमला हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नहीं, पेगासस से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मैं थोड़ा तकनीकी रूप से बहुत कमजोर हूं। अभय दुबे साहब आप थोड़ा सा बताएं अगर मुझे, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास फलां कंपनी का मोबाइल है
और इसमें पेगासस है कि नहीं? क्या दुनिया में कोई ऐसा एक्सपर्ट बना नहीं? जिस कंपनी ने मोबाइल बनाया उसके पास भी ऐसे एक्सपर्ट नहीं है जो बता सकेंगे इसके अंदर है आपका मालवेयर कि नहीं है? या फिर जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी जिन्होंने इस बात की जांच की, भाई राहुल गांधी तो इटली भी घूमते रहते हैं, अन्य विदेशों के दौरे पर भी जाते हैं, कोई एक्सपर्ट ऐसा है ही नहीं कि जिस कंपनी का मोबाइल है उसके डेवलपर भी ये बता सकें कि इसके अंदर पेगासस है कि नहीं है? क्या इतना खतरनाक वायरस है? मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूं अपनी समझ विकसित करने के लिए, कोई सवाल नहीं है ये वैसा आपसे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसका सबसे पहले राम मोहन जी प्रश्न किसने किया? ये किया व्हाट्सएप कंपनी ने। व्हाट्सएप ने भारत की सरकार को लिखा अप्रैल 2019 में कि हमारे 121 फोन में ये स्पावेयर डिटेक्ट हुआ है। और कैसे कहा उन्होंने टोरंटो की लेबोरेटरी में इसकी जांच कराई। तो तब भारत सरकार में राहुल जी का फोन नहीं जा सकता क्या? बस मेरा ये सवाल था। सुनिए, अरे पूरा सुन तो लीजिए। भारत की सरकार ने ऑफिशियली क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने सर्टीन को, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को यह मामला सौंपा है। फिर जांच में पाया गया कि हां कुछ है, इसलिए उस सर्टीन ने एक एडवाइजरी जारी की उन फोन धारकों के लिए कि आपको इसको कैसे यूटिलाइज करना है और इस प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। एक हिस्सा ये हो गया। जब ये पता लगा, और यहां नहीं, विश्व के कई देशों में जहां जहां उस देश के राष्ट्राध्यक्ष इजराइल की यात्रा पर गए, उसके बाद वहां पर रिपोर्ट होने लगा, जो हमारे यहां भी हुआ। अभी बार बार सुप्रीम कोर्ट की पढ़िए तो सही। उस कमेटी ने एक लंबी रिपोर्ट बनाई जिस लेबोरेटरी का आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल जी इतने, मेरा ख्याल है कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और बहुत ही गोपनीय चीजें भी पार्टी की रणनीति में बनाई जाती हैं। उस लेबोरेटरी में नहीं भेज सकते आप लोग अपने फोन? 10-20 लोग नहीं, राम मोहन जांच करा लें, राहुल गांधी तब तो सरकार के सामने आप रखें। राहुल गांधी जी का आपने वहां का, इसीलिए तो कह रहा हूं, वो देखिए उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने उनको आकर कहा कि जो इंटेलिजेंस के ऑफिसर को मालूम है कि फोन के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा डेटा है। जी बिल्कुल, वो भारत, देखिए ये वेपन है। ठीक है, ये शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। इंटेलिजेंस के अधिकारी ये बता रहे हैं राहुल जी, राम मोहन जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जांच नहीं हो सकती। मैं अपनी समझ विकसित करना चाहता हूं। अभय जी, आपकी बातें मैंने सुनी। अभय जी, बार-बार मुझे आपको रोकना पड़ता है, फिर मेरा मौका आता है, ऐसे मत कीजिए। देखिए, इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री उसका बड़ा लंबा बोलते हैं, मेरा समय बड़ा छोटा-छोटा होता है। देखिए, मुझे एक बात रखने दीजिए। देखिए, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसी वो हमारी कहावत भी है, बोलते भी हम लोग बार-बार। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कांग्रेस का चरित्र मूलतः इसी प्रकार का रहा है। ये देखिए, मेरा बयान नहीं है, ये कांग्रेस के विधायकों ने राजस्थान की सरकार के विषय में कहा। जी न्यूज में भी रिपोर्टेड है कि हमारे ही फोन को टैप किया जा रहा था, सचिन पायलट के कैंप के फोन को, और ये असेंबली में खुद उनकी सरकार ने माना कि हमने टैप किया। ये रिपोर्ट है, न्यूज रिपोर्ट है। चलिए छोड़िए, मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूं, और ये बयान वेद प्रकाश सोलंकी का है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी, जानते हैं अभय जी मेरे बारे में। फिर उसके बाद मैं आपको एक और बहुत मजेदार चीज दिखाता हूं। यह है कि किस प्रकार से 9000 फोन और 500 ईमेल हर महीने, हर साल ये टैप करवाती थी यूपीए की सरकार। अब मैं इनसे केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, जिस कोर्ट का बार बार ये हवाला दे रहे सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेटिशनर्स को कि आप अपना फोन जो है टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए सबमिट कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर तो इनको भरोसा है ना, चलिए मोदी सरकार पर नहीं है, मोदी जी पर नहीं है, बीजेपी पर नहीं है, मत कीजिए। आपने कोई जाकर पुलिस स्टेशन में, थाने में कंप्लेंट नहीं करवाई, आपने अपनी सरकार के थाने में कंप्लेंट नहीं करवाई, आपने उस समय पर फोन भी नहीं दिया। ऐसा क्या था फोन में जो आ जाता आपका? ऐसी कौन सी बातचीत थी जो आप नहीं देखना चाहते थे? आप दे देते टेक्निकल कमेटी को, और वो दूध का दूध पानी का पानी करके हमें कटघरे में खड़ा कर देती कि देखिए इनके फोन में पेगासस मिला, आप इनकी स्नूपिंग करवा रहे हैं, पर बिल्कुल नहीं दिया। अब मैं आता हूं मूल बात पर। अरे भाई, ये लोग वो है जिन्होंने इस देश पर इमरजेंसी डाली, जिन्होंने इस संस्थाओं को ऐसे कुचला। एक बात बताऊं आपको कि किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए, फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, यहां तक कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक जज को हटा दिया और दूसरे जज को ले आए जिसका टर्न नहीं था। एएन रे को बना दिया चीफ जस्टिस और एचआर खन्ना को साइड कर दिया। ऐसे लोग जब संस्थाओं की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा हजम नहीं होता, और देश के लोगों को भी पता है कि इस प्रकार की बातें हजम नहीं होती। शहजाद पूनावाला जी, ये बात बताइए, आप कह रहे हैं कि देश के लोगों को हजम नहीं होता। अनुराग जी ने एक अच्छी बात कही थी अपनी बात के दौरान कि इसीलिए कांग्रेस शायद सत्ता में नहीं है, देश को शायद पसंद नहीं आया। हाँ। लेकिन अगर आप उसी को दोहराएंगे या उसी तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो क्या आप ये नहीं समझते कि परिणाम ऐसा भी हो सकता है?
आज 8.5-9 वर्ष हो गए। ये कहते हैं कि कांग्रेस की देखा देखी ही, परंतु सुप्रीम कोर्ट से क्या एक भी आदेश आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि ये सरकार किसी की स्नूपिंग करवा रही है? ये बार बार कहते हैं एजेंसी का दुरुपयोग होता है, बिल्कुल ये उनका आरोप है। 9 साल में चिदंबरम जी, सिंघवी जी 500 बार कोर्ट चले गए हैं, ना एक भी केस जो इनके ऊपर है उसको खत्म करवा पाए, रिलीफ ले पाए, ना ये साबित कर पाए कि जो आज की एजेंसी है केज पैरेट है। केज पैरेट कब कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इसी सुप्रीम कोर्ट ने केज पैरेट कहा था सीबीआई को जब 2013 में यूपीए की सरकार थी। बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं इनका दोहरा मापदंड दिखाता हूं। कल रात को 3 बजे, सुबह 3 बजे ममता दीदी की सरकार ने कांग्रेस के एक प्रवक्ता, जैसे अभय जी बोलते हैं, उनके बोलने पर मां सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है, इनके एक प्रवक्ता है कौस्तुभ बागची, इसको रात के 3 बजे गिरफ्तार करवा दिया। ये जो डेथ टू डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, एक शब्द अभय जी ने कहा हो ममता बनर्जी की सरकार के बारे में? एक शब्द नहीं कहते। इसका मतलब यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और अभिव्यक्ति की आजादी इनका विषय नहीं है, इनका विषय है केवल भारत की बदनामी करना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी। जल्दी फिर अनुराग जी के पास में चलना है। जी जी देखिए सर, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि सर्वोच्च अदालत के न्यायालय सड़कों पर आए और उन्होंने देश के नागरिकों को कहा कि आप भारत के प्रजातंत्र को बचा लीजिए। क्या यह सही नहीं कि इस देश के इतिहासकार, कलमकार, कलाकार सब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश में असहिष्णुता बढ़ रही, तो उन्होंने कहा ये तो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं। विडंबना देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेघालय में ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है कि भाजपा गाय का मांस खाने वालों की पार्टी है, मांस खाने से परहेज नहीं करते। सुनिए ना, सुनिए, उसके पहले भी शनबोर सुल्लाई ने यह स्टेटमेंट दिया, लेकिन दूसरे प्रांतों में जाकर सिर्फ गाय ले भी जाए तो उसका कत्लेआम कर देते हैं। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि जो गाय की पूजा का प्रवर्तन जो धर्म करता है वो किसी की नृशंस हत्या के समर्थन में कैसे खड़े हो सकता है? तो ये तो सिर्फ लोगों को देश में बांट कर राजनीति करना चाहते हैं। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अभय जी इसका तुरंत जवाब ले लीजिए। क्या चीन ने इसका जवाब ले लीजिए, फिर चीन पे आइए। व्यापार की हदें भी पार नहीं की। इन दोनों का जवाब ले लीजिए। एक चीज का बहुत छोटा रखूंगा, आपसे वादा करता हूं बहुत छोटा रखूंगा ये दोनों बिंदुओं पर। अभय जी ने कहा 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के सड़कों पर उतरे, उसमें से एक जज कौन था? रंजन गोगोई। और वही रंजन गोगोई जो इनके लिए ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थी, जब उन्होंने राम मंदिर का फैसला सुनाया तो वो सबसे बेईमान जज बन गया इनके लिए। यही तो मैं कह रहा हूं अभय जी, आपकी हिपोक्रेसी की कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा दूसरी बात इन्होंने अरे भाई पूरा सुन लीजिए आप अभय जी, अब मैंने आपके बीच में बोला दोनों बिंदुओं के जवाब ले लीजिए ना आप। आपने महात्मा गांधी की बात की, महात्मा गांधी ने ही तो राम राज्य की परिकल्पना की। हे राम कहते कहते वो 3 गोलियां खाकर चल बसे। आज उन्हीं महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर जब राम राज्य की बात होती है और भव्य राम मंदिर का निर्माण होता है तो उसको सांप्रदायिक कहते हैं। ये तो अच्छी बात है कि महात्मा गांधी नहीं है, वरना अब अनुराग भदौरिया जी को लाना है, समय पास सीमित है। दुबे साहब चलता रहेगा, 20-20 सेकंड आपका आखिरी 10 सेकंड। अरे भाई आप तो उन लोगों के साथ बैठ गए जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, बाकी लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं। राम राज्य की अवधारणा यह है कि सत्ता वचन की मर्यादा की रक्षा, सत्ता को तिरस्कार में चले जाना। ये रोज वचन तोड़कर सत्ता का विरोध कर रहे हैं राम के अनुयायी। स्टैंड तो क्लियर बताना पड़ेगा। कुछ विषयों को लेकर आप अगर राहुल गांधी के खिलाफ भी बोलेंगे तो कोई उसमें दिक्कत की बात होगी नहीं। मोदी जी का विरोध आप बहुत करते हैं, लेकिन अगर कोई जाकर वहां कहे, यहां कहे कि हमारे जवानों को पीटा है, शहीद कर दिया, वहां कहे कि सद्भाव वाला देश है, आपको अच्छा लगता है? वही मैं कहने वाला था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मूल बात तो ये है। मैं मूल बात को ध्यान से सुन रहा था क्योंकि जनता भी आपका करोड़ों दर्शक आपको देखते हैं। मूल बात क्या है? मूल बात तो महंगाई, बेरोजगारी है, जिसपे आप बात ही नहीं करते। फिर कहेंगे मूल बात ये है। चुनाव किन मुद्दों पर हुआ है? ये बीजेपी, ये 2022 के चुनाव किन मुद्दों पर हुए? फिर बताइए। बीच में नहीं बोला काहे परेशान हो? अरे काहे परेशान हो? 18% की बेरोजगारी छोड़कर गए यूपी में, उसको 2.5% किया हमारे बाबा जी ने, जो मुख्यमंत्री है। बात करते ही चिल्ला पड़े। अरे मैंने महंगाई की बात की है, जनता की आवाज है, क्यों चिल्लाते हो भाई? बेरोजगारी जनता की आवाज है, क्यों चिल्ला रहे हो आप? जनता सुन रही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ किसान जनता की आवाज है। फिर आपसे मूल बात क्या है? मूल बात पता है क्या है रामू जी? ये जो बीजेपी है ना, एक बॉल कांग्रेस की तरफ फेंकती है, कांग्रेस है ना एक बॉल बीजेपी की तरफ फेंकती है, फिर एक बॉल बीजेपी कांग्रेस की तरफ, फिर कांग्रेस एक बॉल बीजेपी की तरफ। ये बॉल एक दूसरे की तरफ फेंक रहे हैं, जनता देख रही है। भैया हमारा भी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा?
ये बताएंगे 1970 एक दूसरे की तरफ बॉल फेंका जा रहा है। तो एक भारत जोड़ो यात्रा में बॉलिंग करने निकले थे तो उनका स्वागत सत्कार क्यों कर रहे थे आप लोग? क्यों आपने कहा कि बहुत अच्छी मंशा से निकला है, बोल देते? सब कुछ अच्छा नहीं, ये बॉल फेंकने का, बॉल फेंकना और साइकिल पर बिठाने का काम जिसने किया वो पूरे देश ने देखा। राह पे क्यों चल रहा हूं मैं ये बोलना चाहता हूँ। आप कांग्रेस की राह पे क्यों भाई? दोनों एक दूसरे के ऊपर बॉल फेंकते रहते हो लेकिन जनता की बात नहीं करोगे। आप एक सवाल में करना चाहते हैं, जनता के मुद्दे से ध्यान क्यों भटका रहे हो देश का? एक सवाल में एक सवाल में कंप्लीट कर लेंगे। उनका कंप्लीट नहीं होता, वो साइकिल उनकी जो निरंतर चलती रहती है, उनकी साइकिल में ब्रेक नहीं। हमें आपसे पूछे क्या महंगाई चल रही है पूरे इन्होंने कहा कि हम चर्चा क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं बात होगी महंगाई पे? हमसे सवाल पूछोगे? ये बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बताइए आप। घर घर आपने तो कहा था। देखिए अनुराग भदौरिया ने कहा, अभी अनुराग भदौरिया ने कहा, क्या कहा अनुराग भदौरिया ने कहा? राम जी मैं आपका जान चाहता हूं, वो बोलते रहेंगे पर उनको लोगों ने एक प्रकार से विलुप्त कर दिया। आज क्या हालत है? अरे भाई वो सुनेंगे नहीं तो समय क्या किसानों की इनकम दुगनी हो गई है? उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, इसीलिए हमसे कहते हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, सबका जवाब। अब सबका जवाब तीनों का इनकार नहीं कर सकता। तीनों का जवाब। पहले इन्होंने कहा कि कांग्रेस की, अरे भाई आप रुक भी जाओ जी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की राह पर बीजेपी चल रही है, यही कहा ना। अरे भाई क्यों आप बोल रहे हैं? क्यों नहीं आप देश की असली समस्या पे चर्चा करना चाहते? क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? 20 साल से टीवी क्यों नहीं चर्चा करना चाहते? मेरा सवाल है, बार बार इसीलिए बोलते रहते हैं। कमाल की बात है भैया, इसलिए कहते हैं ना आप निकाल दो जो है, जनता ने भी आपको निकाल दिया, आप निकाल दो फिर अब मैं बोलूंगा। ठीक है मेरी बात में नहीं है शहर के लिए। आपने हर घर में दिवाली जैसा माहौल करने की बात की थी, आज किसान की इनकम आप मुझे बोलिए जब वो रुकेंगे तब मैं बोलूंगा। ठीक है मेरी एक ही लाइन की बात। ठीक है अनुराग जी एक लाइन की बात। शहजाद जी एक सवाल करना चाह रहे हैं, वो सवाल हो जाए, इसके बाद फिर मैं अचल जी के पास जाऊंगा, आपको भी मौका दूंगा। ठीक है एक सेकंड। अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर चल रही है, समाजवादी पार्टी तो कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी ना। अब कांग्रेस और बीजेपी एक ही राह पर चल रही है, तो मैं आज अनुराग जी से विशेष आग्रह करता हूं, एक बार कह दीजिए कि जिंदगी में हम कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। एक बार ऐलान कर दें, हिम्मत है उनको ऐलान करने का। अगर हम एक ही राह पर चल रहे हैं तो एक बार तो ऐलान कर लो। एक बार तो आपको आपके हर एक कुर्ते की कसम है कि एक बार ऐलान कर लो कि हम कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। बता दीजिए। अब आते हैं महंगाई और बेरोजगारी पर। अब अरे भाई क्या दर्द है आपको दर्द क्या, आपकी समस्या क्या है, सुन भी लीजिए ना। अब मैं इनसे बोलता हूं, इन्होंने बेरोजगारी और महंगाई की बात की। बेरोजगारी का दर जो है 18% था उत्तर प्रदेश में, आज वो 2.5 से 3% हुआ है। तो बेरोजगारी कम हुई है, बढ़ी है। दूसरी बात, अब महंगाई की इन्होंने बात की। महंगाई के विषय में जो 10 से 11% इन्फ्लेशन 2011 से लेकर 13 के कालखंड में था, तब ये 7 में थे यूपीए के। आज एवरेज इन्फ्लेशन 4.5-5% है। तो ये खिलाफ है हमारे। चलिए बात राहुल गांधी के बयान पे हो रही है। एक लास्ट बात उस पर भी जाना पड़ेगा। एक लास्ट बात पर भाई लोग लगातार बोलते हैं, लोगों को सुनाई नहीं देता। आज राहुल गांधी ने कहा है, प्लीज अनुराग जी इस प्रकार का डिबेट में थोड़ी तो मर्यादा रखिए भाई। क्या है इनका तरीका डिबेट? ठीक है इनको थोड़ा आवाज कम करवाइए ताकि आवाज जाए। फुटबॉल खोलो तो जनता के मुद्दे गायब हो जाएंगे। भाई क्या है, लगातार नहीं बोल, जनता के मुद्दे कभी गायब नहीं होते भाई साहब। वो मुद्दा है। अरे स्वाभाविक रूप से जो व्यक्ति पेट्रोल भराएगा बिल देगा ना, जो व्यक्ति बिजली जलाएगा बिल देगा ना, राम जी जो व्यक्ति गैस भराएगा वो बिल देगा। उसको मालूम है कि आपके बताने से थोड़ी पता चलेगा। राम जी समस्या ये है, डिबेट का तरीका अनुराग का ये है कि वो अपनी बात बोलते हैं और फिर दूसरों के बीच में बोलते हैं। मेरा एक सवाल है अचल जी के पास जाना चाहता हूं। नहीं मेरी बात तो आने दीजिए। लास्ट आज कांग्रेस के वक्ता जो है, प्रवक्ता जो है और उनके नेता है, कहते हैं कि ये राष्ट्र ही नहीं है, ये केवल एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है जो अमृतपाल भाषा बोलता है। अगर ऐसा है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम क्यों रखा है? प्रीएम्बल में नेशनल किसने डाला, नेशन किसने डाला है? जरा आज मुझे बता दे कि समाजवादी पार्टी इससे इत्तेफाक रखती है कि ये राष्ट्र नहीं है। ये 5000 वर्ष से निरंतर ये राष्ट्र रहा है और राष्ट्र हमेशा रहेगा, परंतु कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ये राष्ट्र नहीं है। जी इस पे टिप्पणी में अचल मल्होत्रा साहब की लेता हूं, उनको बहुत अनुभव है विदेश नीति का भी और भारत के स्टैंड का भी। मल्होत्रा साहब क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? ये बार बार दोहरा रहे हैं, राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। सॉरी राममोहन जी अपना थोड़ा मल्होत्रा साहब, राहुल गांधी का वो बयान जिसमें वो बार बार ये कहते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राष्ट्र ही नहीं। हाँ वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जी। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हम मान के चलते हैं कि हमारा ये जो है क्वाजी फेडरल सिस्टम है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला है,
बट इट्स ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कि हमारी यूनियन ऑफ स्टेट है। शायद जितना मैंने उनका क्लिप देखा था, उनका कहने का ये मतलब था कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, हर स्टेट की जो बात है उसे सेंटर को सुनना चाहिए और सेंटर और स्टेट्स के बीच में एक कोहेसिव कोऑर्डिनेशन का माहौल होना चाहिए। वही बात जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू में कही थी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करी थी। अगर तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में है तो जी मुझे लगता है कि इसमें कोई आप इसमें कोई गलती। मैं इस पे डीके दुबे साहब का रिएक्शन चाहता हूं। डीके दुबे साहब क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ना ही भारत क्वासी फेडरल है, ना ही कोई फेडरेशन है। हमने एक स्ट्रक्चर स्वीकार किया है। डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट है आर्टिकल 1 को कहते समय उन्होंने कहा है कि भारत में जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। इसीलिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में पूरी पावर पार्लियामेंट को दे रखी है, राज्यों को खत्म करने तक की पावर दे रखी है। इसलिए जिस किसी के भी दिमाग में ये भ्रम है कि ये फेडरल है, ये विदेशियों ने जो लिखा है कि भारत फेडरल है, फेडरल स्ट्रक्चर स्वीकार किया है। स्ट्रक्चर और फेडरेशन में फर्क है। अमेरिका फेडरल है, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से बने हैं, हम किसी एग्रीमेंट से नहीं बने हैं। हमारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा आने की किसी को भी पावर है, लेकिन जाने की किसी को पावर नहीं है और अपने मन की करने की किसी को पावर नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि हमारी फेडरलिज्म, जिसको ये फेडरल कह रहे हैं, जिसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कह रहे हैं, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन वो रिवर्स है। इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। राज्यों से मिलकर भारत बना है। भारत ने राज्य बनाए हैं और राज्य बनाने का, मिटाने का, खत्म करने का, उनको यूनियन टेरिटरी बनाने का, उनको स्टेट टेरिटरी बनाने का पूरा अधिकार पार्लियामेंट को दे रखा। अगर कोई भी पावर स्टेट में होती तो स्टेट को खत्म करने तक की पावर ना दी गई होती पार्लियामेंट को। इसलिए ये रिवर्स मत बोलिए, उसको पॉजिटिवली लीजिए और डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट और पार्लियामेंट। अभय दुबे साहब ये जो कह रहे हैं डीके दुबे साहब, देखिए आपके सामने ही बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से अलग होकर, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल, फिर उत्तराखंड, ये तो आपके सामने बना है ना। तो ये इसको क्या रिवर्स तौर पर देखने की आवश्यकता है? जो रियासतें थी उनका विलय हुआ था या स्टेट्स का विलय हुआ? बस यही बात हूबहू राहुल गांधी जी ने कही है, जो परिलक्षित होता है डीके दुबे जी की और भारतीय जनता पार्टी के कृतित्व में। हमारे आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राहुल गांधी जी ने यही कहा कि उनके साथ जो निगोसिएशंस और कन्वर्सेशंस है वो थ्रेट में है इस सरकार में। प्रधानमंत्री जी के हर भाषण में सुनिएगा 14 के बाद से वो कहते हैं कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा खूबसूरती है, लेकिन उस खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं। जैसा आपको डीके दुबे जी की बात में दिखाई दे रहा है ना, ये दमन करना चाहते हैं राज्यों का। इसी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हम इस प्लेनेट को बचाना है तो इस डेमोक्रेसी को, हिंदुस्तान से हमको जागृत अवस्था में जो हमारी विरासत रही है, हमने तो ये तक कहा है कि हम इतनी स्वायत्ता देना चाहते हैं कि ग्राम सभा अधिकार संपन्न हो जाए। यह बुनियादी विचार भारत का है। और आप पार्लियामेंट्री, आप कंस्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देख लीजिए, इसी के इर्द गिर्द थी। ये तो हम लोग बहुत हद तक इंक्लाइंड थे। अगर पाकिस्तान अलग नहीं होता तो हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो ये अमेरिकन सिस्टम है उसको अडॉप्ट कर चुके होते। लेकिन ये कहा गया था कि भविष्य के भारत में हम ये करेंगे कि सबसे अधिक अधिकार संपन्न ग्राम सभा हो। तो उसके उलट ये लोग अधिनायकवाद में चूंकि घिरे हुए हैं, उनकी पट्टी आंखों पर बंधी हुई है, इसलिए दमन करना चाहते हैं। यही राहुल गांधी ने बात को खतरा से शहजाद पूना वाला जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि आधी जानकारी, देखिए राहुल गांधी ये कहते हैं कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये तो संविधान सम्मत है, कोई तकलीफ नहीं है। पर वो कहते हैं भारत राष्ट्र है ही नहीं। और जिस आर्टिकल 1 की बात करते हैं तो प्रियम्बल मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। प्रियम्बल आपको तो प्यारा ही है ना अभय जी। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी एंड इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अगर ये भारत राष्ट्र नहीं होता तो अभय जी बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप अपने आप को क्यों कहते हैं इंडियन यूनियन ऑफ स्टेट्स कांग्रेस कह दीजिए। अरे आप राहुल गांधी को ह्यूमन क्यों कहते हैं, यूनियन ऑफ ऑर्गन्स कह दीजिए। और बुके क्यों कहते हैं, यूनियन ऑफ फ्लावर्स कह दीजिए। देखिए राहुल गांधी की बेसिक समझ इतनी नहीं है कि एक राष्ट्र जो है वो भावना से बनता है, एक राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक विरासत से बनता है। और ये गत 5000 वर्षों से एक राष्ट्र बना हुआ है। ये कोई समूहों का इकट्ठा होना नहीं है। एक समूह राष्ट्र है। यह बात आप नहीं समझ पाते। बस 30 सेकंड में उत्तर दीजिए। बस देखिए
देश उस भावना से नहीं बनना चाहिए कि 12 करोड़ लोग अपने रोजगार खो दे, 84 करोड़ की आमदनी कम हो जाए और एक अडानी जी 1002 करोड़ रुपए रोज। देखिए आप ना गंभीर आरोप करते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हम दूसरी कर लेंगे। भारत को आप राष्ट्र मानते हैं नहीं मानते? राहुल गांधी नहीं मानते, आप बताइए। जांच भारत की सरकार नहीं कराए। देश का किसान 27 रुपए रोज कमाए, लेकिन धन्ना सेठ सिर्फ 2 हम 2 और हमारे 2 के सरकार चलाए। राहुल गांधी जी इस विचार के खिलाफ है। राम भाई तो सारे अडानी के प्रोजेक्ट राजस्थान में कैंसिल करवा दीजिए ना, आपने क्यों अभी तक करवाया? कभी ये कहा भारत राष्ट्र है या नहीं है? कभी ये कहा गया था कि 32 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होता है, और उसका एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा था कि कैसे 32 रुपए में गुजारा होता है। अब अच्छी बात है, याद आ रहा है। ये सारे लोग जो याद करते हैं, ये अच्छी बात है। अगर ये बात याद आ रही है कि 32 वाला गरीब नहीं हो, गरीब ही होता है, तो अच्छी बात है। 27 रुपए किसान, सरकार, वही मैं कह रहा हूं ना कि सरकार अगर ये कहे कि 32 वाला गरीब नहीं होता है, हमने नहीं बताया, तो वो विपक्ष में रह के याद आए तो बहुत अच्छी बात है। ये हमेशा याद रखना चाहिए, लेकिन सरकार में भी आ जाए तब भी ये बात याद रखिएगा कि किसान 27 ना कमाए, कम से कम दिन का 270 तो कमाई ले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। जी न्यूज़।